फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में सबसे पहले टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे इंडिकेटर है। अच्छा, टाइट्रेशन वैसे तो आपको पता है कि अपोजिट सॉल्यूशन में करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन है ना, और एक होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन यानी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइट्रेशन। तो जब हम एसिड बेस का टाइट्रेशन करते हैं उसमें इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने खुद के कलर को चेंज करके पीएच में चेंज को इंडिकेट करते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। The substance which indicate change in pH by changing its own color during titration is called indicator. Indicator क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी वो वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं। इंडिकेटर के दो टाइप है, एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर। एसिडिक का बढ़िया एग्जांपल है फिनोप्थलीन, जिसकी पीएच रेंज 8.2 से 10.3 होती है। ये आपको याद करनी है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, काम आती है। तो ये एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में वीक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा और इसका डिसोसिएटेड जो आयनाइज्ड पार्ट है वो पिंक कलर देता है। तो बेस में कैसा कलर देगा ये? बेसिक मीडियम में पिंक, और एसिडिक मीडियम होगा तो कलरलेस। नेक्स्ट बेसिक इंडिकेटर, ये मिथाइल ऑरेंज है, इसकी पीएच 3.3 से 4.5 होती है। इसका अगर ये मोलिकुलर फॉर्म में यानी आयोनाइज्ड नहीं है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इसको ना अनआयोनाइज्ड बोलते हैं, ऐसे लिखा रहता है, ये अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक। और ये होती है आपकी आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक। ऐसे ही इसमें अनआयोनाइज्ड का कलर कैसा है? ठीक। और आयोनाइज्ड का कलर कैसा है? ठीक। तो देखो, अब बेसिक इंडिकेटर है, किस में डिसोसिएट होगा? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देगा? ऑरेंज। और एसिडिक बेसिक मीडियम में सॉरी येलो। पीएच रेंज 3.3 से 4.5 होती है। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर है आपका फिनोप्थलीन का, ये फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है, याद करना है, कुछ भी नहीं। यहां देखो, ये क्या था? ये थैलिक एनहाइड्राइड से आपने क्या बनाया? थैलिक एनहाइड्राइड था यहाँ पे, ये ऐसे, और यहाँ पे आपने H2SO4 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, किसके साथ? फिनोल के साथ। ये निकल गया पानी और ये बन गया फाइनली, दिस इज फिनोप्थलीन। अब फिनोप्थलीन बेसिक मीडियम में क्या होगा? इसके ये H+ निकल जाएंगे, और जैसे ही H+ निकलेंगे ये फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड है। अब यहाँ पे फिनोक्साइड आयन क्या करता है? क्यूनोइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, और ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसका क्यूनोइड स्ट्रक्चर हो गया। तो ये भी बना सकता है, दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये जो क्यूनोइड स्ट्रक्चर है इसके कारण पिंक कलर आता है। मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज आपका, ये देखो क्या था, ये आपका मान लीजिए ऐसे था ना NH2, दिस इज सल्फोनिलिक एसिड का एनायन। फिर इसकी आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? NaNO2 + HCl 0 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि क्या करेगा? डाई बनाएगा, किसके साथ? NN डाई मिथाइल एनिलीन के साथ। कैसी डाई बनेगी ये आपके सामने, दिस डाई इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज, ठीक। फिर इसको अगर एसिडिक मीडियम में ले गए तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? यहाँ पे ये लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये H+ इस नाइट्रोजन के साथ आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। ये इसका क्या है? ये इसके क्यूनोइड स्ट्रक्चर हो गया, इसका भी, ये भी तो क्यूनोइड स्ट्रक्चर है। और दिस इज ऑरेंज, ये एसिडिक मीडियम में होता है। एग्जामिनर पता क्या करता है आपको ना, जैसे ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया, इसके बारे में लिख दिया A और ये लिख दिया B, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट A and B आर करेक्ट, ठीक। A क्या है? क्यूनोइड स्ट्रक्चर है, किसका? फिनोप्थलीन का। कौन से मीडियम में बनेगा? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। कैसा कलर देगा सॉल्यूशन में? पिंक कलर देगा। ये B जो ये क्या है? दिस इज अनआयोनाइज्ड स्ट्रक्चर, दिस इज अनआयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड है H+ की प्रेजेंस में। दिस इज अनआयोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, ठीक, व्हिच गिव्स येलो कलर। इन विच मीडियम? बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, टाइट्रेशन अपोजिट सॉल्यूशन में करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। आज हम एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला था चॉइस ऑफ इंडिकेटर। जब भी हम इंडिकेटर चूज करेंगे, ऐसा इंडिकेटर चूज करेंगे जिसकी पीएच रेंज क्या है? टाइट्रेशन की पीएच रेंज में हो जाए, ठीक। एंड पॉइंट जिसपे इंडिकेटर अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दे, इक्विवेलेंस पॉइंट जस्ट बिफोर द एंड पॉइंट, यानी जहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल कर देते हैं, ठीक। ये मैंने आपको टाइट्रेशन करके दिखाया है।
यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क होगा, इसमें हम अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, ब्यूरेट में हम नोन सॉल्यूशन लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप नीचे एसिड देंगे ऊपर बेस देंगे, कैसे भी ले सकते हैं एसिड बेस कहीं पे। ध्यान ये रखना है ब्यूरेट में आएगा आपका नॉन सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता है। जैसे यहाँ पे NaOH की कंसंट्रेशन हमें पता थी 0.01 मोलर है, 20 ml है ये। HCl की वॉल्यूम तो हमें पता है, इसमें डाल दी हमने खुद ने मेजर करके, इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, ये नॉन सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन पता करना है। इसमें क्या करेंगे 2-3 ड्रॉप फिनोप्थलीन की डाल देंगे। अब ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl में NaOH डालते हैं, तो जैसे जैसे NaOH जाएगा वो HCl को न्यूट्रलाइज करता जाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा तो pH बढ़ती जाएगी। तो अब क्या होगा भाई, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बेसिक हो जाएगा, और बेसिक हो जाएगा तो उस केस में पिंक कलर शो होने लग जाएगा, किसका, इंडिकेटर का, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस था। तो जैसे ही पिंक कलर शो होगा, जस्ट उससे पहले वाला पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट है, और इसलिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं ताकि ज्यादा न डले, पीएच में चेंज ना आए। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पिंक कलर आना उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट मान लेंगे, यानी एंड पॉइंट को ही हम इक्विवेलेंस पॉइंट कंसीडर कर देते हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? तो जैसे ही ये होगा फिर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे आप इक्वल कर देना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस, उसके वैल्यूज आ जाएगी कंसंट्रेशन की। ठीक, नेक्स्ट ये ग्राफ बनते हैं ऐसे, यहाँ पे पीएच लिखी जाती है, ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अच्छा, जो आपका ऊपर से आप डाल रहे हो दैट इज टाइट्रेंट, मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे कहीं भी, ये टाइट्रेंट होता है, टाइट्रेंट, और इसको टाइट्रेंट बोलते हैं या एनालाइट बोलते हैं। ठीक, अब देखो जब हम टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन के दौरान हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम लिखी जाती है यहां पे, ये किसकी लिखी जाती है, जो ब्यूरेट में आपने रखा है, यानी जो टाइट्रेंट है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यहां लिखेंगे। और फिर पीएच किसकी ऑब्जर्व करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में क्या चेंज आ रहा है, इसमें आप वो डाल के इंडिकेटर फिर वो 1 बाय 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने HCl रखा है, यहाँ NaOH रखा है, तो HCl की पीएच तो बहुत कम होगी। तो जब NaOH डालोगे, डालते जाओ, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे, और 3-4 के पास आने के बाद फिर थोड़ा सा NaOH डालने पे पीएच एकदम बढ़ती है 8-9-10 तक, और फिर बहुत ज्यादा NaOH डालने पे पीएच धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। तो अब इसमें पीएच, ये पीएच रेंज कहां होगी आपकी टाइट्रेशन की, वो 0-1 से चली थी 13-14 तक चली गई। तो इसके बीच में जो भी इंडिकेटर आ रहा है यूज कर लो। कौन सा, फिनोप्थलीन की थी क्या 8.28 से 10.3, ये यूज कर सकते हैं, और मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हैं। समझ आया? अब बाई चांस उल्टा करके दे दे एग्जामिनर ये कर देता है, बोला NaOH तो इसमें ले लिया, HCl ब्यूरेट में ले लिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा फिर, HCl। फिर आपका ना ये जो इसमें ऑब्जर्वेशन, जो कॉनिकल फ्लास्क में जो बेस है, तो बेस की ऑब्जर्वेशन करोगे तो पीएच ऊपर से आएगी ऐसे, ये ग्राफ ऐसे आएगा। समझे कि नहीं समझे? बस ग्राफ उल्टा हो जाएगा। वही क्या करोगे, फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज। समझे या नहीं? आसान है ना? ये वाला देखो, अब इसमें वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, अच्छा इन सब ग्राफ में मैंने वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट NaOH ही लिया है, यानी मैंने ब्यूरेट में हमेशा NaOH ही रखा है। ठीक, तो अब एसिड डाला आपने, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पे पीएच पहले क्या होगी, 4 से ज्यादा रही होगी, क्योंकि बेस वीक है, तो ऐसे चलेगी, ये जितना NaOH डालते जाओगे बढ़ती जाएगी। तो अब 4 से नीचे मिथाइल ऑरेंज तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 3.3 से 4.5 होती है। अब आप ऐसा इंडिकेटर यूज करोगे जो इस पीएच रेंज में आएगा, यानी 4 से लेके 4.5 से लेके 13-14 तक। कौन सा आता है, फिनोप्थलीन 8.3 से 10.2। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस लो, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच 1-2 रहेगी, जैसे HCl वगैरह है, बेस NH4OH ले लिया, तो धीरे धीरे पीएच बढ़ेगी ना, और फिर यहाँ पे एकदम ऐसे मैक्सिमम तक जाएगी 8-9 तक। तो अब आप फिनोप्थलीन यूज नहीं कर सकते, क्या करोगे, मिथाइल ऑरेंज। और जब आप वीक एसिड, वीक बेस लोगे, वो तो पीएच रेंज ही कहां से कहां तक आएगी, 4 से 8-9 तक। तो इसमें ना तो आपका मिथाइल ऑरेंज आया, ना ही फिनोप्थलीन आया, कौन सा, नया मिथाइल रेड कर दोगे। ये दो क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो अब इसने एसिड ले लिया यहाँ पे नीचे, और क्या लिया, वीक बेस, ऊपर से वीक बेस नहीं, ऊपर से एसिड डाल रहे, नीचे बेस रखा है, तो बेस रखा तो पीएच क्या रही होगी, 7 से ज्यादा 8-9 के आसपास, फिर धीरे धीरे घटेगी ऐसे। और इसमें इंडिकेटर पूछ ले कौन सा आएगा बताओ, वेरी गुड, मिथाइल ऑरेंज। ये वाला क्वेश्चन, इन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl वाज एडेड टू NaOH। 0.1 मोलर HCl ऐड किया है इसने, देखो इस बार वॉल्यूम लिख के नहीं दिया, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। वाज एडेड टू, एडेड मतलब कॉनिकल फ्लास्क में ऊपर से डाला, तो ऊपर से कौन डालते हो, ब्यूरेट से, HCl टाइट्रेंट,
तो टाइट्रेंट की वॉल्यूम आएगी नीचे, यानी इस बार एसिड की वॉल्यूम नीचे आने वाली है एक्स एक्सिस पे। तो बोल रहा करेक्ट ग्राफ कौन सा है। तो अब अगर नीचे आपने कोनिकल फ्लास्क में क्या ले रखा है, बेस ले रखा है, तो उसकी पीएच ऑलरेडी 14 रही होगी, 14, 13, 13.5 ऐसे, तो फिर वो धीरे धीरे घटेगी ऐसे, तो वो नीचे तक आ जाएगी अगर बहुत ज्यादा HCl डाल दोगे। तो कौन सा ग्राफ आएगा 14 से 1, 2 तक, ये वाला कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट ट्राइमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो दूसरे सॉल्यूशन की पीएच मेजर करने में काम आता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच हमें पता होती है, अरे पीएच नहीं कंसंट्रेशन हमें पता होती है। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसकी नॉन कंसंट्रेशन होती है, वो आपको ऑलरेडी दी रहती है, जैसे मैंने लिख के दे दिया H2C2O4 की 0.02 मोलर है, तो वो हो गया आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसकी हेल्प से हम दूसरे सॉल्यूशंस की पीएच फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल याद करने आपको, H2C2O4, Na2CO3, सोडियम टेट्राबोरेट है, फेरस अमोनियम सल्फेट है और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट स्ट्रक्चर ही बना रखा है। ये एग्जांपल याद करना है, दीज आर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। डायरेक्ट आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, एक तो इसमें इंप्योरिटी है ना 0.01 से 0.02% होनी चाहिए, बस ज्यादा इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मोलिकुलर वेट अगर ज्यादा आएगा ना, विंग एरर अगर आ गया थोड़ा बहुत, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। बाकी भाई इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इसका एयर के साथ इसको रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑक्सीडेशन CO2 के साथ ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, इसमें इंप्योरिटी इजीली डिटेक्ट होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, टाइट्रेशन इसका इंस्टेंटेनियस होना चाहिए और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन देनी चाहिए। ये बस पढ़ने वाले पॉइंट, बाकी ये जेईई मेन के लिए, नीट में नहीं आता ये, ठीक। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और फिर इसकी हेल्प से तीसरे सॉल्यूशन की फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल NaOH और KMnO4 आते हैं। और जब भी हम प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, मान लीजिए आप फेरस अमोनियम सल्फेट मोर सोल्ट का बना रहे हो, वो हाई टेम्परेचर पे नहीं बनाया जाता, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे Fe2+ Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। बाकी ये देखो यही क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग क्यों नहीं यूज करते, लगातार क्यों नहीं हीट करते उसको, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइज हो जाता है। फॉर स्टैंडर्डाइजिंग NaOH सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड, ऑक्सैलिक एसिड, डाइल्यूट HCl, फेरस अमोनियम सल्फेट, सोडियम टेट्राबोरेट। डाइल्यूट HCl तो है ही नहीं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अब NaOH का आपको टाइट्रेशन करना है, किसके साथ करेंगे, बेस के साथ करें या उसके साथ सोल्ट के साथ करें, एसिड के साथ। तो एसिड तो एक ही है, ऑक्सैलिक एसिड, यही प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, ये मैंने आपको ट्राइमेट्रिक टाइट्रेशन बताया है, ये आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने दिया आपको H2C2O4, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता 0.04 मोलर। तो इस प्राइमरी की हेल्प से आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी NaOH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको ये दिया बस, और मैंने बोल दिया लैब में से जो उठाना उठा ले, इस H2SO4 की नॉन की सॉल्यूशन बता मुझे। तो आप H2C2O3 के साथ, H2C2O4 के साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ H2SO4 टाइट्रेट थोड़ा करोगे, बेस के साथ करोगे। तो पहले तो H2C2O4 की हेल्प से हम एक अननोन बेस की क्या करेंगे, अननोन NaOH की क्या करेंगे, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे टाइट्रेशन करके। कर ली। तो ये जो आया आपका, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब इसका टाइट्रेशन करेंगे उस H2SO4 के साथ जिसकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है, तो फिर इसका टाइट्रेशन करो, फिर इनके इक्विवेलेंट इक्वल करके इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, हो जाएगा। ये था आपका लेक्चर, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फॉस्फोरिक एसिड देर का वो ट्राइबेसिक एसिड होता है और इसका वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज सोडियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH शुड बी एडेड टू 12 ग्राम ऑफ Na2HPO4 टू एग्जैक्टली कन्वर्ट इट टू Na3PO4। अरे सीधा सीधा बोल रहा है, NaOH के साथ इसको क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, तो दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो ना। बस इक्विवेलेंट में ध्यान रखना, इसका तो n फैक्टर 1 आपको पता है, इसका n फैक्टर 3 लेंगे, 2 लेंगे, क्यों, क्योंकि एसिड का काम करेगा और 2H+ देगा, ठीक। 10 मोलर HCl 10 ml दे दिया कंसंट्रेटेड HCl, उसको डाइल्यूट किया गया 1 लीटर तक। 20 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, द नॉर्मलिटी ऑफ कंसंट्रेटेड HCl विल बी। ये 10 ml लिया आपने कंसंट्रेटेड, इसका डाइल्यूशन कर दिया 1000 ml तक, इसकी कंसंट्रेशन, इसकी वॉल्यूम तो पता है, इसकी कंसंट्रेशन तो अभी भी नहीं पता, क्योंकि जब उसकी नहीं पता इसको कैसे पता होगी, ठीक। इसके साथ टाइट्रेशन किया NaOH का, तो इन दोनों का टाइट्रेशन हो रहा है, दोनों को इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। इक्विवेलेंट इक्वल करने पे यहाँ पे नॉर्मलिटी आ गई, इसकी N2 आ जाएगी, तो आपके पास N2 है, यहाँ पे V2 है, इसका N1 आपको बताना है V1 है, तो N1 V1 इक्वल टू N2 V2 कर दो, क्योंकि डाइल्यूशन हुआ है। कर देंगे नहीं कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा।
रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है आपका इक्विवेलेंट वेट का, या यूं बोल दो एन फैक्टर का। तो मेन इसमें ना KMnO4 और K2Cr2 है स्टार्टिंग की रिएक्शन में। तो KMnO4 में एसिडिक मीडियम अगर है ये Mn+7 से +2 में जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट बाई एन फैक्टर, यानी E = मोलिकुलर मास बाई 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एन फैक्टर 5 है। न्यूट्रल मीडियम में किस में जाता है, न्यूट्रली या फेंटली अल्कलाइन यानी स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में जाता है, तो एन फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इक्विवेलेंट वेट M/3 हो जाएगा, ठीक। और स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में किस में जाएगा, MnO4 2- यानी +6 में, यहाँ पे एन फैक्टर 1 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट M/1 हो जाएगा। K2Cr2 क्या है, +6 से किस में जाता है, एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +3 में जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट M/6 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद और क्या आएगा, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट एज एन इंडिकेटर। देखो KMnO4 क्या है, खुद जब KMnO4 को आप H2C2O4 के साथ टाइट्रेट करते हैं तो वो खुद किसका काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहां पे कोनिकल फ्लास्क में H2C2O4 देंगे, इसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता है, इसकी कंसेंट्रेशन पता करनी है, लेकिन KMnO4 का हमारे पास नॉन सॉल्यूशन है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर H2C2O4 तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उसकी कंसेंट्रेशन पता होती है, और KMnO4 तो सेकेंडरी है। आया कि नहीं आया दिमाग में, लेकिन जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया वही तो प्राइमरी है। अरे लैब में और भी तो बोतलें रखी होगी ऑक्सैलिक एसिड की, मैंने बोला ये भाई पहले का पड़ा है H2C2O4, इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ बताओ कितनी है, तो क्या करोगे, टाइट्रेशन से बताओगे, तो वो टाइट्रेशन हम KMnO4 के साथ कर लेते हैं, या तो आप किसके साथ करो, NaOH के साथ करो, या किसके साथ करो, KMnO4 के साथ करो, ठीक। तो KMnO4 वाला पढ़ रहे हैं, समझेगा नहीं समझे। कुछ बच्चों को डाउट आता है, बोला ये प्राइमरी की तो हमें पता होती है, आप तो सेकेंडरी से टाइट्रेट कर रहे हो। लेकिन ऐसा भाई, प्राइमरी जो रखा वो तो ठीक है, ये एक सॉल्यूशन रखा है H2C2O4 का प्राइमरी, ये और भी तो H2C2O4 रखा है, मैं तो इसकी पूछ रहा हूं आपसे, फिर आपको इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो जब KMnO4 के साथ टाइट्रेट करते हैं, अननोन H2C2O4 की नॉन वॉल्यूम जैसे 20 ml 40 ml जितना आपको रखना है यहां रखेंगे, कोनिकल फ्लास्क में ऊपर ब्यूरेट लगाएंगे, ब्यूरेट में क्या भर देंगे, KMnO4। KMnO4 को अब KMnO4 की कंसेंट्रेशन आपको पता है, ठीक, ये नॉन सॉल्यूशन है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, डालते जाएंगे। तो अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2C2O4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो H2C2O4 KMnO4 को रिड्यूस कर देगा, और लगातार रिड्यूस करता रहेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बोलो, KMnO4 का पिंक कलर डीकलराइज होता जाएगा। कब तक, जब तक पूरा H2C2O4 खत्म ना हो जाए। जैसे ही H2C2O4 खत्म होगा तो आपको KMnO4 की पिंक कलर यहां नजर आ जाएगा, और जैसे ही पिंक कलर नजर आए नोजल बंद कर देंगे, भाई अपना टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एंड पॉइंट आ चुका है। इस एंड पॉइंट पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। यहां पे आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है, मोलरिटी 0.04 मोलर है, इसका एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन होता है, तो KMnO4 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5, तो 0.04 इंटू 5 नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कर दो 20, और इसका कितना आएगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2 है H2C2O4 का, गुना में वॉल्यूम कितना लिया था 40 ml, तो इसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी, हो जाएगा ऐसे। ये रिएक्शन लिख रखी है, रिडक्शन रिएक्शन है, ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। MnO4 क्या करेगा 8H+, ये बैलेंस रिएक्शन लिख रखी है, बैलेंसिंग आपने रिडॉक्स में सीख रखी है, बस आपने देखो +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्जेलिक एसिड +3 से कार्बन +4 में जा रहा है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। फिर ये पूरी रिएक्शन लिख के दिखा रखी है मैंने, जैसे आपके डी ब्लॉक में लिखी होती है। KMnO4 यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सेल्फ इंडिकेटर का। अच्छा, इसमें क्या होता है, रिएक्शन स्टार्टिंग में स्लो होगी, लेकिन धीरे 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 रिएक्शन जैसे प्रोसीड करती है, इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेस सल्फेट जो बनता है, MnSO4 का नाम क्या है, मैग्नेस सल्फेट। एग्जामिनर ये भी लिख के दे सकता है, मैग्नेस यानी +2 में है, मैग्नेस MANG आएगा या MAGN आएगा, MAGN, मैग्नेस सल्फेट है ये, ठीक। ये क्या करता है, सेल्फ कैटालिस्ट का काम करता है, इस रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, ठीक। तो KMnO4 क्या कर, ये समझ आया कि नहीं आ? ये सब मैंने आपको बता ही दिया, इक्विवेलेंस पॉइंट और ये सब। नेक्स्ट, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड रिडॉक्स टाइट्रेशन से आपके एग्जाम में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, आपके सामने लिखा है। पहला पॉइंट क्या है, KMnO4 खुद किसका काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, क्योंकि जब ये रिडॉक्स रिएक्शन करेगा H2C2O4 के साथ, इसका खुद का कलर डिसअपीयर होने लगता है, ठीक। और जब कलर अपीयर हो जाए, इसका मतलब कंप्लीट
H2CTO4 ऑक्सीडाइज हो चुका है, यानी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो वो कलर शो कर देगा और सेल्फ इंडिकेटर का काम करेगा। प्रोडक्ट जो बनता है मैग्नेस सल्फेट, वो खुद किसका काम करता है? सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। अच्छा, इस रिएक्शन में सेल्फ कैटालिस्ट का काम करता है। इस रिएक्शन में हम HNO3HCl को एज ए एसिडिक मीडियम यूज नहीं करते, H2SO4 करते हैं। क्यों? क्योंकि HNO3 जो है वो KMnO4 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो KMnO4 से पहले जाकर के ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा। और HCl इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि HCl खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, वो H2CTO4 से पहले जाकर के KMnO4 को रिड्यूस करने लग जाता है। NCERT की लाइन है। असर्शन रीजन, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेशन इज स्लो इनिशियली बट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड्स। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है MnSO4 वो किसका काम करता है? सेल्फ कैटालिस्ट का। यही रीजन में लिखा है असर्शन करेक्ट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसके बाद KMnO4 वर्सेस मोर सोल्ट। मोर सोल्ट क्या होता है? फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2 होता है। ठीक, इसमें क्या है? बस KMnO4 वही एसिडिक मीडियम में किसमें जाएगा? +7 से +2 में जाएगा, इसका एन फैक्टर 5 आएगा। और फिर यहाँ पे फेरस आयन जो है Fe2+ से Fe2+3 में जाएंगे, इसको रिड्यूस करता रहेगा। जब आपका मोर सोल्ट खत्म हो जाएगा तब KMnO4 का पिंक कलर अपीयर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट मानते हुए क्या कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मोर सोल्ट कर देंगे। और यहाँ पे Fe2+ Fe+3 में जा रहा है तो मोर सोल्ट का एन फैक्टर 1 ले लेना और KMnO4 वाले का एन फैक्टर 5 ले लेना। बाकी ये रिएक्शन लिखी हुई है, टाइम पास के लिए पढ़ना चाहो तो। ठीक, इसके बाद आता है आपका, जब आपका ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों ही सेल्फ इंडिकेटर का काम नहीं कर रहे हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? स्पेशल इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहां पे डाइफिनाइल अमाइन जो है वो K2Cr2 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड टाइट्रेशन में किसका काम करता है? बोलो। इंडिकेटर का काम करता है। K2Cr2 का रेड ऑरेंज कलर होता है, जब आप इसको H2CTO4 में डालेंगे वो कलर क्या है? Cr2SO4 थ्राइस बना लेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये इंडिकेटर का काम नहीं करता है तो हम डाइफिनाइलमाइन डाल देंगे। जैसे ही ये कंप्लीट H2CTO4 को ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ पे फिर डाइफिनाइलमाइन ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, जिसके कारण कलर उसका इंटेंस ब्लू हो जाता है। तो हम बोल देंगे जैसे ही इंटेंस ब्लू कलर नजर आए नोजल बंद कर दो, एंड पॉइंट आ चुका है। इन दोनों के K2Cr2 H2CTO4 के इक्वल कर दो। बाकी रिएक्शन आपके सामने लिखी है, यहाँ पर रिडॉक्स में ही पढ़ चुके। ठीक, तो याद रखना डाइफिनाइलमाइन क्या है? यहाँ पे इंडिकेटर का काम करता है। कर दोगे? नेक्स्ट, आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री में एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जबकि आयोडो दो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस है, एक रिएक्शन सीधी खुद एनालिसिस करेगी। इसमें 2 रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेथड हो रहा है। ठीक, इसमें डायरेक्ट क्या होता है? I2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टाइट्रेट किया जाता है। जबकि इसमें क्या होगा? I2 को पहले हम आयोडाइड आयन से ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉपर 2+, फिर उस I2 को टाइट्रेट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट Na2H2O3 के साथ, हाइपो सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले इधर वाला अगर आयोडोमेट्री की बात करें, यहां पे आपने I2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ Ki, साथ में स्टार्च डाल दिया। Ki क्यों ऐड किया? क्योंकि I2 पानी में डिजोल्व नहीं होगा, Ki उसका Ki3 बना देगा। Ki3 K+I3- है, जो कि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा और स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू कलर का आएगा। फिर ऊपर से ब्लू सॉल्यूशन बन गया, ऊपर से Na2SO3 का नॉन सॉल्यूशन लेते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे। कब तक? जब तक पूरा ब्लू कलर डिसअपीयर ना हो जाए। जैसे ही ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा हम क्या बोल देंगे? एंड पॉइंट आ चुका है, यानी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, सारा I2 कंज्यूम हो चुका है। एट दैट पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO3। और ये रिएक्शन होती है इसकी I2 + Na2SO3 कन्वर्टिंग इनटू आयोडाइड एंड सोडियम टेट्राथायोनेट। तो यहाँ पे I2 0 से -1 में जाता है, 2 आयोडीन आइटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो I2 का एन फैक्टर 2 आएगा और इसका एन फैक्टर ये +2 से 2.5 में जाता है। 2 सल्फर है तो एक सल्फर ने +0.5 लिया तो दो सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसका एन फैक्टर 1 आएगा। कर लोगे? नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहले आपको कॉपर सल्फेट को टाइट्रेट करना है एक्चुअल में, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट में ना एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड प्लस साथ में स्टार्च। तो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट क्या करेगा? आयोडाइड आयन को, पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद Cu2I2 की व्हाइट पीपीटी बना देगा। अब ये जो I2 बन रहा है, अब वहां पे Ki एक्सेस में है, वो स्टार्च के साथ नीला कलर बनाएगा। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में नीला कलर आ गया, इंटेंस ब्लू कलर आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब ऊपर से आप Na2H2O3 डालते हैं तो ये क्या करेगा? इस सॉल्यूशन को डिकलराइज करना स्टार्ट करेगा। जब ये कंप्लीट कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा तो आप क्या बोल देंगे? जैसे ही कलरलेस सॉल्यूशन आएगा, बोलो,
है, आप बोल देंगे एंड पॉइंट आ चुका है, तो उस कंडीशन में यहां पे Na2S2O3 और I2 के क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट इक्वल हो जाएंगे। और I2 कहां से आया है, कॉपर 2 प्लस की रिएक्शन से, तो कॉपर 2 प्लस के भी इक्वलेंट इक्वल कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली आप इक्वलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ Na2S2O3 कर रहे हैं। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका कॉपर का एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कितना आएगा, +2 से +1 में गया है। ध्यान रखना इसका एन फैक्टर कितना लोगे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे 1 लेना है। समझ आया कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट, कॉपर 2 प्लस सॉल्ट रिएक्ट विद Ki टू गिव Cu2I2 व्हाइट पीपीटी देता है। नेक्स्ट, कॉपर 2 प्लस आयन इज ट्रीटेड विद Ki a व्हाइट पीपीटी, X अपीयर्स इन द सॉल्यूशन। ये आपको अभी तो पढ़ी आपने Cu2I2 की, तो X हो गया Cu2I2। द सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद सोडियम थायोसल्फेट, द कंपाउंड Y इज फॉर्म्ड, X एंड Y आर। अरे क्या बनेगा, I2 सोडियम हाइपो सॉल्यूशन के साथ Na2S4O6। आंसर भी आ जाएगा, जेईई मेन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये वाला आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन दे रखा है, इसमें रिएक्शन भी दे दी। 0.12 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट वाज एडेड टू एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन, लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 120 ml ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। द मोलरिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन वाज कितनी, 1 मोलर होगी कि नहीं होगी? कैसे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर सल्फेट। उसका एन फैक्टर 1 लेना, ध्यान रखना 2 मत लेना, कॉपर 2 प्लस में 2 लेते हो आप लोग, गलती करोगे। और यहाँ पे एन फैक्टर 1 आपने देखा ही था, तो आ जाएगा आंसर। आज का लेक्चर देखो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, सीधे वो याद करना। जैसे सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट है केमिकल काइनेटिक्स का, काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड आयंस। इसमें याद करना है, इट इज नोन एज क्लोक रिएक्शन। क्या करते हैं क्लोक रिएक्शन में, हम आयोडाइड आयन की रिएक्शन कराएंगे H2O2 के साथ। H2O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ठीक, साथ में सॉल्यूशन में स्टार्च भी रहेगा। तो I2 क्या चाहेगा कि स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू, इंटेंस ब्लू कलर दे, लेकिन इंटेंस ब्लू कलर मेरी टी शर्ट के जैसा आता है, लेकिन साथ में वहां पे हाइपो भी पड़ा हुआ है Na2S2O3। Na2S2O3 जो पड़ा है वो लिमिटिंग है, वो लिमिटिंग रिजेंट है, वो कम अमाउंट में है। तो जैसे ही H2O2 I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, इस I2 को Na2S2O3 हाइपो सॉल्यूशन किस में रिड्यूस कर देगा, I- में, यानी वो I2 स्टार्च के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। ठीक, तो आपने रिएक्शन स्टार्ट की, वहां से टाइम नोट किया, स्टॉप वॉच ऑन की, जैसे ही आपका Na2S2O3 कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिटिंग रिजेंट है, तो उसमें क्या होगा, I2 तो एक्सेस में रहेगा क्योंकि आयोडाइड एक्सेस में है, तो I2 क्या करेगा, स्टार्च के साथ इंटेंस ब्लू कलर देगा। जैसे ही ब्लू कलर आ जाए, ब्लू कलर अपीयर होने के बाद टाइम नोट कर दो। तो हम ऐसे क्या करते हैं, टाइम नोट करते हैं। ठीक, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ाएंगे और फिर से यही एक्सपेरिमेंट कराएंगे। और जब ये फिर से यही एक्सपेरिमेंट कराएंगे, तो बढ़ी हुई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन में इस बार ब्लू कलर थोड़ा सा जल्दी अपीयर हो जाएगा। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट कराओ, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ा दो, इस बार क्या होगा, ये कलर और फास्ट अपीयर हो जाएगा। यानी टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यही है क्लोक रिएक्शन। क्लोक रिएक्शन ये कहती है, एज कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड आयन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बस टाइम डिक्रीज। समझ आया कि नहीं? ये आपकी, अब यहां पे मैंने लिखा एम प्रूव करना है कि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बस टाइम पास है। ये रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये दो रिएक्शन है, I-H2O2 को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, फिर ये I2 Na2S2O3 के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, सोडियम आयोडाइड Na2S4O6 बना लेगा। ये लिमिटिंग रिजेंट है, जब ये खत्म हो जाएगा तो I2 किसके साथ, स्टार्च के साथ इंटरेक्ट करके इंटेंस ब्लू कलर देगा। जैसे इंटेंस ब्लू कलर आएगा हम टाइम नोट कर लेंगे। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें 25 ml H2O2, 25 ml H2SO4, 5 ml स्टार्च, 195 ml वाटर, ये एक उसमें ले लिया एक बीकर में। दूसरे बीकर में आपने 10 ml या 12 ml 15 ml Ki लिया, है ना, 10 ml ही लिख लो बेशक यहाँ पे, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे, है ना। और 10 ml Na2S2O3 लिया, 80 ml वाटर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही A और B में से 25-25 ml लेके दोनों को मिक्स करेंगे, तो हम टाइम नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए टाइम T1 आया ब्लू कलर अपीयर होने में, ठीक, और फिर एक बार और 25 ml A 25 ml B फिर लो, फिर एक बार एक्सपेरिमेंट किया, टाइम मान लीजिए T2 आया, तो T1 प्लस T2 का एवरेज टाइम ले लेंगे, T1 प्लस T2 बाई 2, वो मान लीजिए 150 सेकंड आया। हम 2 बार क्यों कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ताकि अगर कोई एरर आ रहा वो कम हो जाए। हमेशा एक्सपेरिमेंट आप 2, 3, 4 बार करते हैं लैब में, एरर को कम करने के लिए, एवरेज रीडिंग लेने के लिए। ठीक, फिर आप एक काम करो, इस बार C में लो, अब Ki को और कंसंट्रेशन बढ़ा दो,
10 ml की बजाय यहाँ 20 ml ले लिया, KI और ज्यादा ले लिया, पानी थोड़ा कम कर दिया, तो अब बी ए और सी को मिलाओ 25-25 ml 2 बार, T1 T2 रीडिंग आएगी, इसका एवरेज 150 की बजाय इस बार 70 सेकंड आएगा। फिर डी में और कंसंट्रेशन बढ़ाई आपने, ए और डी का मिक्स किया, 2 रीडिंग ली T1 T2 जिनका एवरेज 40 सेकंड आया। तो टाइम क्या हो रहा है, जैसे जैसे KI की कंसंट्रेशन बढ़ रही है टाइम घट रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। बस ये था एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको 3 प्रिकॉशन लेने होते हैं, 3 मेजर प्रिकॉशन। कौन सा? पहला, फ्रेशली स्टार्ट सॉल्यूशन लेना है, 4 महीने पुराना नहीं लेंगे। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, यानी हाइपो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन KI से कम होनी चाहिए, यानी KI एक्सेस में होना चाहिए। तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, रिकॉर्ड टाइम इमीडिएटली आफ्टर अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, और उसके अपीयर होने से पहले वो कर नहीं सकते, और पहले करो तो कोई 5 सेकंड पहले करेगा, कोई 10 सेकंड पहले करेगा। जस्ट अपीयर हुआ, स्टॉप वॉच बंद कर दो, टाइम नोट। ठीक, समझे? तो ये क्वेश्चन आया था जेई मैंने 5 स्टेटमेंट दी थी, उनमें से 3 करेक्ट थी। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आपको फाइंड आउट करनी है। अरे कॉपर सल्फेट लिया, पानी लिया, कॉपर सल्फेट डाल दो पानी में, ठीक, टाइम नोट कर लो, अब इसको स्टीर करो, ठीक, सॉरी टाइम नहीं, टेम्परेचर नोट कर लो। पानी में कॉपर सल्फेट डाला, टेम्परेचर नोट किया T1 इनिशियल टेम्परेचर, फिर उसको हिलाएंगे, फिर वो जब डिजोल्व हो जाएगा फिर टाइम नोट करेंगे T2, तो T2 माइनस T1 से डेल्टा T आ जाएगा। अब यहां पे टोटल मास मान लीजिए सॉल्यूशन का M है, मान लीजिए आपने M1 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया होगा, M2 ग्राम वाटर लिया होगा, तो टोटल मास हो गया M1 प्लस M2। अब पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है? Cp है, Cp की वैल्यू एग्जाम में आपको दी मिलेगी, याद नहीं करनी। तो यहां पे Q क्या आ जाएगा? MCp डेल्टा T, और कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए आप बोलते हैं सर इट इज डेल्टा H, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एंथैल्पी कहलाएगा, हीट को ही क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। डेल्टा H इक्वल टू MCp डेल्टा T। ठीक, ये रिएक्शन लिख के बस कुछ नहीं, कॉपर सल्फेट जो है, ब्लू विट्रोल जो है, वो पानी में डिजोल्व हो गया, एक्वस में आ गया, इसका डेल्टा H सॉल्यूशन का आपने बताया, ये आपका एम था। ठीक, M1 ग्राम का आपने फाइंड आउट कर लिया। अब डेल्टा H तो आप पर मोल बताते हैं, 1 मोल का मास 249 ग्राम है, M1 ग्राम में हीट कितनी निकली, 1 ग्राम में कितनी आई? 249 ग्राम, यानी 1 मोल में कितनी आई बता दोगे? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर बाई चांस, वैसे देता नहीं, फिजिक्स में आते हैं आपके वाटर इक्विवेलेंट, अगर वाटर इक्विवेलेंट दे दे, क्योंकि कैलोरीमीटर में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सारे, वाटर इक्विवेलेंट दे दिया तो वाटर इक्विवेलेंट को मास के साथ ऐड किया जाता है, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब वो भी तो कुछ हीट खा रहा है। ठीक, नेक्स्ट, टू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आप एक काम करो, 1 मोलर NaOH लो 1 लीटर, 1 मोलर NaHCl लो 1 लीटर, 1-1 मोल हो गया दोनों का टेम्परेचर नोट कर दो, T1 आ गया इनिशियल टेम्परेचर, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर नोट कर लो T2, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया? डेल्टा T, T2 माइनस T1 आ गया। दो, इस सॉल्यूशन का मास M है, ठीक, हीट कैपेसिटी वाटर की Cp है, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू MCp डेल्टा T, और 1 मोल का लिया तो पर मोल आ गया, और यहाँ पे 1 मोल की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ गई। बोलो कोई डाउट है? कर लेंगे ऐसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मेजर करते हैं। और बाई चांस वो आपको दे दे वाटर इक्विवेलेंट, तो जहां पे मास लिखा उसमें W ऐड कर देना, वाटर इक्विवेलेंट जो दिया है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, हीट, अच्छा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस की तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये पूछ ले, अच्छा अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस की देख ली, अगर मान लीजिए वीक एसिड या वीक बेस दिए जाए, दोनों वीक कर दिए जाए, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आएगा? कम आएगा। क्यों कम आएगा? बिकॉज सम हीट इज यूज्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, या बोथ। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसमें हाईएस्ट न्यूट्रलाइजेशन की हीट किसकी होगी? जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, और मिनिमम किसकी होगी? वीक एसिड वीक बेस की। ठीक, कोलोइड देखो, होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है, पानी में नमक मिलाया वो होमोजेनियस मिक्सचर है, पानी में मिट्टी मिला दो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इनके बीच का जो आएगा दैट इज कोलोइड। जैसे पानी में क्या कर दो? मैदा मिला दो, ठीक, तो जैसे लेई बनती ना आटे की, वो आपका कोलोइड कहलाता है। बस इसमें साइंटिफिक डिफरेंस क्या है, इनका डायमीटर पार्टिकल का ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से कम होता है, हेटेरोजेनियस में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, और इसका कोलोइड का आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक, सॉल्यूशन में आप सोल्यूट और सोलवेंट बोलते हो, कोलोइड के पार्टिकल को आप, सॉलिड वाले पार्टिकल को डिस्पर्स फेज बोलते हो, और सोलवेंट को डिस्पर्जन मीडियम बोलते हो, इतना सा है। अब कोलोइड आपके ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं, लियोफिलिक सोल, लियोफोबिक सोल। लियोफिलिक, लियो मींस लिक्विड, फिलिक मींस लविंग, लिक्विड लविंग है जो, यानी जिसमें डीपी और डीएम पार्टिकल में
इंटरेक्शन है। लेओफोबिक, लेओ मींस लिक्विड, फोबिक मतलब रिपेलिंग, लिक्विड रिपेलिंग। तो ये अपने डीएम के पार्टिकल को रिपेल करता है, उनमें आपस में अट्रैक्शन नहीं होता है। तो इसमें डीपी एंड डीएम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डीपी एंड डीएम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब कोलॉइड की स्टेबिलिटी होती है दो रीजन से, एक तो कब कोलॉइड बनेगा। अच्छा, कोलॉइड का मतलब पता क्या है भाई, ये सॉल्यूशन है, अगर पार्टिकल नीचे जाके बैठ गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इसमें पार्टिकल तैरते रहने चाहिए। सॉल्यूशन में और कोलॉइड में इतना डिफरेंस है, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से कम, इसका पार्टिकल बड़ा होता है। बाकी रहेंगे दोनों के सस्पेंशन में, नहीं समझे? तो सस्पेंशन में कब रहेंगे, एक तो जब इंटरेक्शन हो डीपी और डीएम पार्टिकल में तब रह सकते हैं, या डीपी या डीपी पार्टिकल पे सेम चार्ज आ जाए। तो दो कारण होते हैं। तो लेओफिलिक सोल की स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल। डीपी एंड डीएम पार्टिकल में अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, उसका सोल्वेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन कर देता है। समझे कि नहीं समझे? तो सोल्वेशन आप उसको बोल सकते हैं। एक तो ये रीजन हो गया, सोल्वेशन लिखा मैंने, वैसे दिस इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल। और वाटर केस है तो हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। इधर लेओफोबिक सोल जो है वो स्टेबल होता है किसके कारण, चार्ज ऑन कोलॉइड। ठीक, हाईली स्टेबल होते हैं ये ड्यू टू इंटरेक्शन, ये लेस स्टेबल होते हैं। इनको सिंपल आप है ना दोनों को मिक्स करके हिला के बना सकते हैं, लेकिन इनको कैसे बनाया जाता है, स्पेशल मेथड, जैसे इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन है, पेप्टाइजेशन है, केमिकल मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं, छोड़ो इसको। ये रिवर्सिबल सोल होते हैं, यानी आपने सोल बनाया, गर्म कर दो, सोलवेंट पार्टिकल अलग, सॉल्यूट पार्टिकल अलग, वापस दोनों को मिक्स कर दो, हिलाओ, वापस बन जाएगा। तो रिवर्सिबल हो गया, अलग भी कर सकते हो, वापस भी बना सकते हो। समझे? नेक्स्ट, इनको अलग नहीं किया जा सकता ऐसे गर्म करके, तो ये इरिवर्सिबल है, इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, और सेपरेट कर दिया तो बनाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, इनके एग्जांपल क्या है, सारे ऑर्गेनिक सोल जो बनेंगे, जैसे जिलेटिन हो गया, गम्स हो गए, या स्टार्च वाला हो गया, आपका एग एल्बमिन है, जितने भी आप रसोई में बना सकते हो, पानी लिया, उसमें डाला कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, घुमाया, दैट इज लेओफिलिक सोल। और जितने भी मेटल के सोल बनेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड के सोल बनेंगे, मेटल सल्फाइड के सोल बनेंगे, दे आर लेओफोबिक। आप रसोई में नहीं बना सकते हो, नहीं समझे? ये एग्जांपल आ गए, गोल्ड सोल है, सिल्वर सोल है ना, प्लेटिनम का सोल है, आयरन या एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, आर्सेनिक सल्फाइड है। ठीक, नेक्स्ट, अब आता है आपके पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड और नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। अब FeCl3 का ये एग्जांपल आपको यही याद रखना है। FeCl3 को पानी में डालो, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होने से क्या बन जाएगा, FeOS थ्राइस की PPT बन जाती है, या यूं बोल दो फेरिक, ये FeOS थ्राइस फेरिक हाइड्रेट में टूट जाता है, फिर उसकी PPT, किसी की बोल दो, बात एक ही है। अब जो PPT बनती है ना कोलॉइड की, उसकी आदत ये होती है कि वो सॉल्यूशन से जो कॉमन आयन उसको एडजॉर्ब कर लेगा। कॉमन आयन कौन है FeOS थ्राइस का, Fe3+ एंड OH-। अब इसमें इसको आपने पानी में डाला है, तो पानी तो भाई डिसोसिएट होता नहीं है, नेग्लिजिबल डिसोसिएशन उसका, तो वहां से कोई पार्टिकल आएगा नहीं, वाटर पार्टिकल है। यहां से क्या Fe3+ पार्टिकल और यहां से Cl-, तो किसको एडजॉर्ब करेगी PPT, Fe3+ है कॉमन है, इसको एडजॉर्ब करेगी, अपने सरफेस पे एडजॉर्ब किया, वो PPT डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, उनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो सॉल्यूशन में तैरेंगे, सस्पेंशन में रहेंगे, तो ये बन गया आपका पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड। और यही अगर FeCl3 को आप NaOH में डाल दो, NaOH आप सोलवेंट का काम कर रहा है, एक्सेस में लिया आपने, तो FeCl3 को जैसे ही डालोगे पूरा रिएक्ट करेगा इसके साथ, सारा FeCl3 FeOS थ्राइस की PPT में चला जाएगा। अब सारा FeOH थ्राइस में चला गया तो सॉल्यूशन में Fe3+ है क्या, नहीं है, क्या है, Cl- है, Na+ है, OH- है, क्योंकि ये सोलवेंट ज्यादा रहेगा ना, तो किसको एडजॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, OH- को। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड। समझे? नेक्स्ट, ये बस देख लो, केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, AH2O3, मतलब आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल बनेगा, मेटल सल्फाइड सोल बनता है डबल डिकम्पोजिशन से, ऐसे याद कर लो। सल्फर सोल बनता है ऑक्सीडेशन से, और ये आपका गोल्ड सोल बनता है रिडक्शन से, और फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनता है हाइड्रोलिसिस से। 4 मेथड है केमिकल मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस पढ़ लिया इतना काफी है।